स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन की इस क्लास में हम लोग दृष्टि क्विक बुक को जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको हम लोग समराइज़ करने वाले हैं। आज ये 23rd चैप्टर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं और ये समझने से ज़्यादा याद होता है, क्योंकि जो फैक्ट होते हैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर हमें जानकारी कैसे मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर जो गहराई है वो लगभग 10-12 किलोमीटर तक हम लोगों ने गहरा खोदा हुआ है। तो कैसे पता लगा सकते हैं? तो कुछ अप्राकृतिक स्रोत हो सकते हैं जैसे घनत्व, दाब, ताप, और कुछ प्राकृतिक स्रोत हो सकते हैं जैसे ज्वालामुखी है, उल्का है, भूकंपी तरंग है। इनके आधार पर पता लगा सकते हैं। तो पहले घनत्व के आधार पर देख लेते हैं कि कैसे क्या पता चलता है। तो घनत्व का निष्कर्ष ये माना जाता है कि ऊपर का जो पृथ्वी का ऊपरी परत है उसका घनत्व कम है और अंदर आंतरिक परतों का घनत्व जो है वो अधिक है। क्योंकि घनत्व की बात करें तो सबसे ऊपरी परत का जो घनत्व है वो 2.67 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच माना जाता है। तो लगभग 2.5 से 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच में ऊपरी परत का घनत्व माना जाता है। और केंद्र का घनत्व देखें तो लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का अनुमान लगाया जाता है। यहीं पूरा जो औसत अगर पृथ्वी का घनत्व देखें, जो कि अक्सर कर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पृथ्वी का औसत घनत्व तो वो है 5.5। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो घनत्व बढ़ता है। इसको लेकर के कुछ अनुमान लगाए जाते हैं। तो इसमें दो मत हैं, माने जाते हैं कि भाई अंदर जो है घनत्व क्यों बढ़ता है। तो एक तो कहता है कि दाब के कारण घनत्व में वृद्धि होती है, लेकिन देखिए एक होती है हर पदार्थ की अपनी एक इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता सीमा। ये प्रत्यास्थता सीमा जो होती है वो कहती है कि किसी जिसके कारण दाब को बढ़ाकर एक सीमा तक ही घनत्व में वृद्धि की जा सकती है, यानी कि घनत्व में वृद्धि केवल दाब जनित नहीं हो सकती। दूसरा मत मानता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना और संगठन एक समान नहीं है, इसलिए सतह से अंदर की परतों में जाने में पदार्थ तथा तत्वों के भार में वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। तो द्वितीय मत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो थोड़ा चेंज है, उसमें भारी पदार्थ होंगे, आंतरिक पदार्थ जो परत है, इसलिए उसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो इस पर तर्क जो दिए गए कि पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय गुण रखने वाले जो लोहे जैसे पदार्थ हैं, तो कोर जो है वो इस्पात की तरह दृढ़ माना गया। हालांकि ये बहुत सही नहीं है, लेकिन ये माना गया कि जो आंतरिक पदार्थ है वो भारी होगा। इसके अलावा पृथ्वी की तुलना अन्य उल्का पिंडों से करने पर असमान संगठन और संरचना प्राप्त होती है। तो घनत्व के आधार पर हम लोग थोड़ा बहुत इसमें पता लगा सकते हैं। तो इसी आधार पर सियाल, सीमा और निफे घनत्व के आधार पर जो बांटा गया है आंतरिक अध्ययन, ये एडवर्ड स्वेस ने एक विभाजन किया था सियाल, सीमा, निफे का। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे। पृथ्वी का एक अनप्रस्थ काट है जो इसको, तो पृथ्वी को अगर आप पूरा गोला कर दीजिए तो इसको एक तरीके से काटा गया है। तो सबसे ऊपरी परत हो गई सियाल, जो बीच की परत हो गई सीमा, और सबसे नीचे की परत हो गई आंतरिक परत कोर वाली, वो हो गई निफे। अब इसको समझ लीजिए, सियाल में क्या है, SiAl। Si जो है सिलिका है और Al जो है एल्यूमिनियम है। तो सिलिका एल्यूमिनियम की प्रधानता इसमें है, इसमें सिलिका मैग्नीशियम की प्रधानता है, और ये निकिल और फेरस यानी कि लौह, तो निकिल और फेरस की प्रधानता इसमें है। तो अगर दोनों में देखें तो सिलिका एल्यूमिनियम का घनत्व थोड़ा कम होगा, सिलिका मैग्नीशियम थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, और निकिल फेरस भारी धातु हैं इसलिए इनका घनत्व अधिक होगा। तो घनत्व जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए। तो सियाल के बारे में अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो महाद्वीपीय अवसादी सैलों के नीचे ये स्थित होती है। भाई सीधे सीधे बात की जानो, ऊपरी परत। संगठक कौन से होंगे, सिलिका एल्यूमिनियम। औसत घनत्व कितना होगा, 2.9 होगा, और इसकी मोटाई 50 से 300 किलोमीटर के मध्य होगी। इतनी बात याद रखें। सिलिका में क्या है, सिलिका एल्यूमिनियम है, घनत्व कितना है, 2.9 है, मोटाई लगभग 50 से 300। ठीक। अब सिलिका के बाद जो आएगा कौन सा आएगा, सीमा। उसी में इसके नीचे सीमा आएगा। तो सीमा में सिलिका मैग्नीशियम होगा, याद रखेंगे। इसका घनत्व याद रखेंगे, 2.9 से 4.7। वो 2.7 था, ये 2.9 से 4.7 के बीच में होता है। तो घनत्व याद रखेंगे। मोटाई इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। सिलिका मैग्नीशियम सीमा में होगा। निफे में देख लेते हैं। तो निकिल फेरस इसमें प्रमुख जो कंपोजिशन है, यानी कि आयरन और निकिल, इसका औसत घनत्व जो है 11 है, और आंतरिक जितना बचता है वो भाग इसी का है। मोटाई इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है याद करने की। तो ये तो रहा आपका सियाल, सीमा, निफे, जो घनत्व आधारित स्रोत से पता चला। अब दाब आधारित और ताप आधारित देख लेते हैं। तो दाब आधारित स्रोत में देखिए कि जो केंद्र में घनत्व है लगभग 11 से 12 ग्राम
प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। तो ये माना जाता है कि ऊपरी पृथ्वी के जो आंतरिक परतों की ओर जाने पर दाब में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप घनत्व में भी वृद्धि होती है। तो ऐसा माना जाता है। ताप आधारित स्रोत से एक क्वेश्चन आता है कि गहराई पर जाने पर तापमान बढ़ता है कि घटता है। तो घटता है क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के कारण, किसके कारण, जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनके विघटन के कारण सामान्यतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ जाता है। तो अगर ये कैलकुलेट करें तो 10 किलोमीटर की गहराई में तापमान धरातल की अपेक्षा 300 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक और 40 किलोमीटर गहराई में इससे लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो इतना गर्म तो नहीं, ठीक है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है, अत्यधिक ताप भिन्नता देखने को मिलती है और ये आपको पता चलेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि नीचे जाने पर तापमान जो है, ये जो फैक्ट है कि 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री जो है टेम्परेचर बढ़ता है, तो बढ़ता है लेकिन एक कंटिन्यूस नहीं बढ़ता है, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन हाँ, इतना तो मान लीजिए कि जो अंदरूनी हिस्सा है वो गर्म है, ठीक है, इतना निष्कर्ष निकलता है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो स्रोत हैं उनसे क्या पता चलता है, तो जो कई परिकल्पनाएं आई थी, जिसमें आपकी ग्रहाणु परिकल्पना है, ज्वारीय परिकल्पना है, इन सभी ने बताया कि किसी ने बताया कि इसका जो पृथ्वी का केंद्र है वो तरल अवस्था में है। तो इसको भी लेकर के बात की जाती है। थोड़ा सा प्राकृतिक सोच से देख लेते हैं। जैसे ज्वालामुखी से जो उद्गार होते हैं, लावा, गैस, तरल, काफ़ी गर्म होता है और उसमें से जो मेटल वगैरह निकलते हैं उससे पता चलता है कि आंतरिक पदार्थ में भारी पदार्थ हैं, है ना। तो इससे एक आइडिया लग जाता है। उल्का पिंडों से कैसे पता चलता है, तो एक तो गिरते हैं तो ऊपरी परत हट जाती है पृथ्वी की, तो कुछ भाग खुल जाता है, तो उससे पता चल जाता है। और माना जाता है कि उल्का जैसे बने होंगे वैसे पृथ्वी भी बनी होगी, तो इसलिए उनकी संरचना का अध्ययन कर लो तो थोड़ा सा उससे भी आइडिया लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमसे पूछा जाता है ना, इसी सेगमेंट को हमें सबसे ज़्यादा डिस्कस करना है, ठीक है। 2 सेगमेंट हैं इसमें जो हमें पढ़ने हैं। एक तो भूकंपीय तरंगे पढ़ना है इसमें सबसे ज़्यादा, और उसके बाद जो क्रस्ट मेंटल कोर है ना उसको पढ़ना है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में यहीं से आते हैं। अब भूकंपीय तरंगों पर जो आधारित स्रोत हैं कैसे, तो देखिए जब भूकंप आता है ना तो स्थल मंडल में आते हैं। इसमें 3 तरीके की तरंगें होती है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लॉन्ग या सरफेस वेव्स। तो इसी से इनका नाम, सबका पहला जो लेटर है ले लीजिए, प्राइमरी वेव्स यानी कि पी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स का मतलब एस वेव्स, और लॉन्ग या सरफेस वेव्स मतलब एल वेव्स। तो पी एस एल ये 3 आपकी जो मेन है। तो इन्हीं वेव्स को लेकर के हमें स्टडी करना है कि ये किस माध्यम में संचरण करती हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है, किनके समान होती हैं। तो सबसे पहले पी वेव्स की बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो आपको वेव्स पढ़ाई जा रही हैं इसका इसमें फिगर नहीं मेंशन किया गया है। आपको थोड़ा सा एक फिगर मैं दिखा दूं कैसे बनता है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अगर ये पृथ्वी है, मान लीजिए भूकंप का मूल है, तो इसका ये हम कोर मान लेते हैं, कोर को हम तरल मान लेते हैं। तो देखिए जो ये तरंगे भूकंप आने के बाद जहाँ झटके लगते हैं वो मैं तीर से दिखा रहा, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में झटके लगते हैं। यहाँ दरअसल पाया ये गया कि जैसे यहाँ भूकंप आया तो यहाँ पर तो पी वेव्स हर जगह आई, ठीक है। उसके बाद जो सरफेस वेव्स थी पी एस एल, एल जो है धरातली तरंगे हैं, एल जो है धरातल पर आई, तो एल तो धरातल वाली हो गई। जो एस वेव्स थी वो यहाँ तो आई, पी के बीच में एस 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 एस, लेकिन यहाँ तरल से गुजरने के बाद एस वेव्स नहीं आई। तो ये थोड़ा सा ना आपको जो इमेज मिलेगी तो समझ में आएगा कि यानी कि यार ये जो एस वाला पार्ट है इसकी दरअसल प्रकृति ऐसी होती है कि ये लिक्विड पार्ट से नहीं गुजर पाती है, सेकेंडरी वेव्स होती हैं। तो अगर ये नहीं गुजर पाती इसका मतलब जो आंतरिक भाग है वो तरल पदार्थ है, जिससे पता चलता है। तो थोड़ा सा मैंने इमेज बना के आपको समझाने की कोशिश करी। ये मैंने आपको अच्छे से अपने क्लासरूम लेक्चर में समझाया हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट में विजिट करें। विश्व का भूगोल जो मैंने क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है। एक अच्छा लेक्चर है, उसको आप अच्छे से देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। उसको आप देखिए, मैं उसको शेयर कर दूंगा इसका लिंक, आप उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इमेज के साथ में। मैंने वाइट बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब ये पी तरंगों के बारे में पहले जान लेते हैं। दरअसल इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पी तरंगें किसके समान होती हैं, तो पहली तो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। फिर कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। कभी कभी इंग्लिश में पूछा जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। तो ध्वनि तरंगें के समान अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, या लॉन्गिट्यूडनल इंग्लिश में कहेंगे। इनकी जो स्पीड होगी पीएसएल में, तो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी किसकी, पी वेव्स की। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पी जो है वो ठोस, द्रव, गैस यानी कि तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं, यानी कि कहीं भी ये पृथ्वी पर जा सकती हैं। भूकंप आएगा तो पूरी पृथ्वी पर इनका प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ बात थोड़ी सी जान लीजिए कि इनकी जो स्पीड होती है ना वो
मतलब अपेक्षाकृत देखा जाए तो लिक्विड की बजाय ठोस में ज़्यादा होती है, यानी जहाँ ठोस होगा वहाँ इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, अगर तरल से गुजरेंगे थोड़ा धीमा हो सकता है। तो अब जब इतनी प्रकृति हमको पता हो गई पी वेव्स की, तो हम देखेंगे कि पी वेव्स हमें कहाँ कहाँ भूकंप आने के बाद पता चल रहा है, तो हम एक आइडिया लगाएंगे कि अंदर वो किस माध्यम से होकर गुजरा होगा, पता लग सकता है। तो इतनी बातें पी वेव से हैं, केवल प्राइमरी वेव से हैं जो आपको याद रखनी है। ध्वनि तरंगों के समान अनदैर्ध्य तरंगे हैं, गति इनकी सबसे तेज़ होती है, तीनों माध्यम में चल सकते हैं, ठोस भाग में अपेक्षाकृत तेज होती है। अब जरा एस वेव्स को देख लेते हैं। एस वेव्स जो होती हैं ये एक तो प्राथमिक, जो जब भूकंप आता है तो पहले वी वेव्स आती है क्योंकि सबसे तेज़ इनकी स्पीड होती है, उसके बाद ये आती है, इसलिए इनका नाम ही सेकेंडरी वेव पड़ता है। ठीक है, तो सेकेंडरी वेव तो नाम ही हो गया। अब ये ध्वनि तरंगे नहीं बल्कि ये प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं इनको। और इनकी खास बात होती है, जैसा मैंने आपसे कहा ना कि जब मैंने आपको बनाया तो यहाँ ये कोर से जब गुजरने लगती हैं तो ये इधर नहीं गुजरती हैं, एस वेव्स आपको नीचे नहीं मिलती हैं। पी वे जो एस वेव्स हैं केवल जो जो कोर से नहीं गुजरती हैं वहीं पे मिलती हैं, है ना। तो एस वेव्स जो होती हैं आपकी प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं या ट्रांसवर्स, और ये केवल ठोस भाग में ही गमन कर सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए कि लिक्विड पार्ट में ये लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, और स्पीड में पता ही हो गया कि पी के बाद इसका नंबर आने वाला है। सबसे धीमी गति किसकी होगी, तो एल वेव्स की होगी, और वो हालांकि सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो होती है धरातली तरंगे ही होती हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर उसको डिटेल में नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको उसको बता ही दिया। अब देखिए, जो भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। पृथ्वी की आंतरिक परतों में भूकंपीय तरंगों की गति में होने वाली वृद्धि से स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व सतह की अपेक्षा अधिक है। तो अब ज़्यादा घनत्व वाले पार्ट से अगर पी वेव्स गुजरती हैं और उनकी स्पीड और बढ़ जाती है तो इससे हम पता लगा सकते हैं। भूकंपीय तरंगों की वक्राकार मार्ग के कारण भी यह प्रमाणित हो गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक रचना एक समान नहीं है, नहीं तो सीधे सीधे वो गुजरती। इसके अलावा भी कुछ असंबद्धताएं हैं जिनको अभी हम लोग पढ़ेंगे। गुटेन-वाइचर्ड असंबद्धता है, इस तरीके से मोह असंबद्धता है, उसी तरीके से कोनराड, रेपेटी, लेहमैन, ये सारी असंबद्धताएं हैं, तो इनको भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक थोड़ा सा पीजी और एसजी वेव्स आती हैं, तो इनका जो ये पी और एस से मिलती जुलती तरंगें हैं, तो दरअसल ये पी और एस के समान होती हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी गति जो होती है पी तथा एस तरंगों की अपेक्षा कम होती है। तो ये क्रोएशिया की कुल्पा घाटी में आया था भूकंप 1909 में, वहाँ पर इनकी खोज की गई थी। पी स्टार एस स्टार है तरंगे जो हैं, तो ये टार्न में भूकंप आया था 1923 में, इनकी खोज कोनराड महोदय ने की थी, और ये पी और पीजी के बीच में इनकी जो है स्पीड होती है। एस की खोज जो है 1925 में हारफोर्ड ने की थी, और जेफरीज ने की। इसकी जो गति है एस और एस जी के बीच की होती है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि इन्हीं तरंगों के आधार पर जो विभाजन किया गया है वो क्रस्ट, मेंटल या कोर। अब यहाँ पर एक आपको इमेज दिया गया है, ये पृथ्वी को काट के दिखाया गया है। जो ऊपरी भाग है ये आपका हो गया क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटल, और ये वाला हो गया कोर। एक्चुअली ये पृथ्वी का भाग जो है ये ऐसे काट के यहाँ पर रखा गया है, दिखाया गया है आपको। अब थोड़ा सा समझिए इसमें सॉलिड, लिक्विड और जो एस्थेनोस्फीयर है कहाँ पर है, ये चीज़ें थोड़ा सा इनकी गहराई वगैरह आपसे पूछा जाएगा। कोर को, अच्छा हाँ थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें जो आपका ये वाला भाग है ये आपका हो गया क्रस्ट, ये जो हो गया ये मेंटल हो गया, और कोर को दो भाग में बांटा गया है, ये है आउटर कोर और ये है इनर कोर। तो इसीलिए तो मुझे थोड़ा सा लगा कि इसमें सॉलिड दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, जो इनर कोर है वो सॉलिड है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये इन सब स्टडीज़ को लेकर के यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन असंबद्धताओं से पूछा जाता है। ये असंबद्धताएं क्या होती हैं, तो जो टेम्परेचर में चेंज आता है, घनत्व में चेंज आता है, वो इन्हीं असंबद्धताओं में आता है। तो देखिए तीन आपके प्रमुख जो परतें हैं, तो उनमें कौन कौन सी हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो पहले तो इनके बीच में दो भाग है ना, तो इसको देख लेते हैं। तो क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करता है, तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है मोह असंबद्धता। क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करता है, मोह असंबद्धता। मेंटल और कोर को कौन अलग करता है, तो मेंटल और कोर को अलग करता है, यहाँ से देखिए, गुटेनबर्ग-वाइचर्ड असंबद्धता। तो दो आपकी इंपॉर्टेंट हो गई, मोह असंबद्धता और गुटेनबर्ग-वाइचर्ड असंबद्धता।
इनसे पूछा जाता है किसके किसके बीच पाए जाते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा है, क्रस्ट और मेंटल। तो क्रस्ट मेंटल के बीच में कौन सा हो गया, मोहो। और मेंटल और कोर के बीच में कौन सा हो गया, गुटेनबर्ग वाइचर्ट। जब ये दो याद हो जाएं तब बाकी याद करिएगा छोटी छोटी संबद्धताओं के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद कोरेल याद कर लीजिए। कोरेल सबसे ऊपर है कोनराड, रे रेपेटी और ले लेहमन कोरेल। तो कोरेल यानी कि अब क्रस्ट को दो भाग में बांट दीजिए, ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट। कौन सी हुई, कोनराड असंबद्धता। मेंटल को ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, कोरेल रेपेटी असंबद्धता। और लेहमैन जो है वो आपका ऊपरी कोर और आंतरिक कोर हो जाएगा आपका लेहमैन असंबद्धता। थोड़ा सा इमेज पे देख लेते हैं तो अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पर आपका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ तो इससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। जो आपका ये है कोर, ये है आपका क्रस्ट। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आएगा मोहो। इस वाले भाग को क्या कहेंगे, मोहो। और जो आपका मेंटल और कोर है ये वाला भाग, ये वाले भाग में आपका आ जाएगा गुटेनबर्ग वाइचर्ट। अब मैं यहाँ बहुत नहीं लिखूँगा, थोड़ा सा आप समझ लीजिए गुटेनबर्ग वाइचर्ट। अब इसके बाद जो आपका क्रस्ट है ऊपरी और निचली, इसमें का संबद्धता आएगी, इसमें का संबद्धता आएगी, इसमें का संबद्धता आएगी। तो कोरेल हो जाएगा ये आपका कोनराड हो गया, ये रे से रेपेटी हो जाएगा और ले यानी कि लेहमैन हो जाएगा कोरेल। तो इस तरीके से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये क्रम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्रस्ट मेंटल कोर को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत है कौन सी, क्रस्ट। औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन सा मोटा है ये थोड़ा सा देखना है। जो महासागरीय क्रस्ट है इसकी मोटाई जो है वो महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई से कम है, यानी कि महासागर जो आपका समुद्र है उसके नीचे भी चूँकि कुछ अर्थ का पार्ट है जो क्रस्ट है, तो उसकी मोटाई जो है महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई से कम है। तो भूकंपीय लहरों के आधार पर क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। ऊपरी परत जो क्रस्ट की है तो इसमें ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। इसमें सिलिका एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता है, इसलिए इसको सियाल भी कहा जाता है। पी लहरों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड इसमें होती है। अगर निम्न परत की बात करें तो इसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, यानी कि ऊपर ग्रेनाइट उसके नीचे बेसाल्ट। इसमें क्या हुआ है, इसके द्वारा महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। और इसमें कौन सा है, सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण जो है इनका नाम सीमा है। यहाँ पर पी लहरों की गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, थोड़ी बढ़ जाती है। अब डिसकंटिन्यूटी की बात वही है जो मैंने आपको अभी समझाया कि पृथ्वी की परतों के बीच में पाए जाने वाले एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र है जहाँ दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। तो दो मुख्य असंबद्धताओं के नाम याद रखिए, वो हैं आपके मोहो असंबद्धता और गुटेनबर्ग वाइचर्ट असंबद्धता। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा होगा, मोहो होगा, और मेंटल और कोर के बीच में कौन सा होगा, गुटेनबर्ग वाइचर्ट असंबद्धता होगा। तो हम लोग इसी की बात यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। अब क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत जो है स्थलमंडल के अंतर्गत आती है, जिसकी मोटाई महाद्वीपों महासागरों में अलग अलग होती है, भूकंप भी इसी मंडल में आते हैं। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी भिन्नता जो है कोनराड असंबद्धता कहलाती है। तो क्रस्ट के बीच में कौन सा होगा, कोरेल। कोरेल से याद रखिएगा कोनराड। मेंटल के बीच में कौन सा होगा, रेपेटी, कोरेल। और कोर के बीच में कौन सा होगा, लेहमैन। और जो तीन प्रमुख हैं उनके बीच में कौन कौन सा होगा, तो ऊपर होगा मोहो, नीचे होगा गुटेनबर्ग। याद रहेगा। भूपर्पटी में जो सामान्य तत्व पाए जाते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं, सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, तो सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। और क्या क्या पाया जाता है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि आपका ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा होता ही है, तो सियाल से याद कर लीजिए सिलिका एल्यूमिनियम, और आपने पढ़ा था लोहा था, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो ये आपके जो है भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक। और सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन 46.6%। तो ये हुआ आपका क्रस्ट का पार्ट। अब देखते हैं मेंटल। तो क्रस्ट के नीचे कौन सा आएगा, क्रस्ट के नीचे मोहो संबद्धता होगी, फिर आएगा मेंटल।
तो इसकी जो गहराई है वो कितना है 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है मोहो संबद्धता से, इसकी गहराई जो है इसका विस्तार मोहो संबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, यानी कि जहाँ पर कोर का जो है स्टार्ट होता है। तो निचले क्रस्ट से ऊपरी मेंटल को मोहो संबद्धता अलग करती है। तो वही मतलब निचले क्रस्ट का मतलब क्रस्ट और ऊपरी मेंटल मतलब मेंटल को मोहो संबद्धता अलग करती है। अब यहाँ समझिए कि पृथ्वी के समस्त आयतन का सर्वाधिक 83% और द्रव्यमान का लगभग 68% भाग जो है वो मेंटल में ही विद्यमान है। औसत घनत्व जो है इसका 3.5 से 5.5 है, और इसमें पी तरंगों की गति जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, 7.9 हो जाती है, और फिर बाद में बढ़ करके 8.1 तक हो जाती है, किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। जो मेंटल की ऊपरी परत है अधिक घनत्व वाली होती है, और इसमें मैग्नीशियम तथा लोहे जैसे खनिजों की प्रधानता है। इसी में ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो जो लावा वगैरह निकलता है इसी एस्थेनोस्फीयर से ही निकलता है, ठीक है। तो मेंटल की निचली परत को मेसोस्फीयर कहा जाता है, मध्यमंडल कहा जाता है, और इसको जो अलग करती है ऊपरी परत और निचली परत को, तो कौन सा आएगा, कोरेल, याद रखिएगा, कोरे यानी कि रेपेटी, रेपेटी ये संबद्धता है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है मेंटल के बीच में। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर मेंटल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, मोहो संबद्धता से 200 किलोमीटर तक, 200 से 700 और 700 से 2900 किलोमीटर तक। कोर की बात करें तो निचले मेंटल तथा ऊपरी कोर में तरंगों की गति के आधार पर एक असंबद्धता पाई जाती है, इसको कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो मेंटल और कोर के बीच में कौन सा होगा, गुटेनबर्ग वाइचर्ड असंबद्धता। अब यहाँ समझिए कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होगी, तो वो होगी कोर, और इसी को कहा जाता है सेंट्रोस्फीयर यानी कि केंद्र मंडल। और चूंकि निफे इसका नाम ही था तो निकेल और फेरस द्वारा निर्मित है ये, इसलिए इसका नाम निफे है, और इसका विस्तार जो है 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र यानी कि त्रिज्या चूँकि 6378 किलोमीटर है वहाँ तक है। तो इसका तापमान देखें तो 2700 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोर का बाहरी भाग तरल है, आंतरिक भाग ठोस अवस्था में माना जाता है। तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। पी तरंगों की गति के आधार पर कोर को 2 भागों में बांटा जा सकता है, बाह्य का कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर के घनत्व में भिन्नता के कारण इसको लेहमैन असंबद्धता अलग करती है। तो कोरल लेहमैन, लेहमैन लास्ट में कोर में जो है ऊपरी और निचले कोर को ये विभाजित करती है, लेहमैन असंबद्धता। तो बाह्य कोर का विस्तार 2900 से 5100 है, और उसके नीचे 6308 तक जो है आपका आंतरिक कोर है। अब समझिए कि जो 2900 से 5100 किलोमीटर तक है यहाँ पर एस लहरें प्रविष्ट नहीं हो पाती, तो मान लिया गया कि ऊपरी जो है वो तरल है, ठीक है। अब जो नीचे है इसका घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कोर में पी लहरों की गति बढ़ जाती है, लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो क्रस्ट मेंटल कोर को लेकर क्वेश्चन यहाँ पर खूब पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन का क्वेश्चन सेट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा अधिक होता है, मतलब कम होता है, ज़्यादा होता है क्या, तो ये आपको बताना है। तो अधिक होता है, यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सियाल के मुख्य संघटक क्या हैं, बहुत आसान हो गया होगा आपको उत्तर अब बताना, इसको ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिलिका और एल्यूमिनियम। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत के अंतर्गत ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के कोर यानी कि केंद्र को क्या माना गया है। तो देखिए हाइपोथेसिस तो मैंने आपको पूरी पढ़ाई नहीं है, लेकिन जो एक पृथ्वी की उत्पत्ति वाला चैप्टर था उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया है, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी जो ग्रहाणु परिकल्पना है ये जो है ठोस बताया गया है। किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम तथा तीव्रता सर्वाधिक होती है। तो एक बात मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते डिस्कस किया था कि जो यानी कि जो सरफेस वेव्स होती हैं, एल वेव्स, लॉन्ग वेव्स, तो ये सबसे कम इनकी स्पीड होती है लेकिन सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं, मतलब ज़्यादा तोड़फोड़ यही करती हैं। मोहो संबद्धता कौन अलग करता है, तो ऊपरी वाला क्रस्ट और मेंटल, कभी भूलिएगा नहीं। मोहो सबसे ऊपर है, गुटेनबर्ग नीचे है, 3 ही है आपकी, क्रस्ट मेंटल कोर, दोनों के बीच में क्रस्ट मेंटल कोर, तो बीच में आओगे आपकी मोहो और उसके नीचे आएगा गुटेनबर्ग वाइचर्ड, और बाकी कोरेल याद रखिएगा, ऊपर कोरेल, कोरेल, कोनराड, रेपेटी और लेहमैन। तो इस तरीके से भूलेंगे नहीं। तो आपका हो जाएगा कौन सा, 5 का ए हो जाएगा, क्रस्ट और मेंटल। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण किन चट्टानों से मिलकर हुआ है। तो महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण जो है वो ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। ठीक है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट ज़्यादातर जो है इसमें ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है।
दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है? तो दुर्बलता मंडल जो जहाँ से आपके लावा वगैरह निकलता है मेंटल के ऊपरी भाग में है, जिसको कहते हैं स्थिनोस्फियर, दुर्बलता मंडल। कोर के आंतरिक भाग का निर्माण हुआ है, तो देखिए कोर का जो बाह्य और आंतरिक भाग दोनों पूछा गया, लेकिन चूंकि इसमें एग्जैक्टली आंसर पूरा दे ही दिया है, तो आपको निफे नाम पता है, तो निकेल और आयरन यानी कि निकेल और फेरस, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। इसके बाद अगला जो चैप्टर लेके आएंगे वो आएगा भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी का। उसको भी हम लोग समराइज़ करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने कमेंट करिए, जिससे कि हमें पता चले कि आप क्या चाहते हैं और आपको क्या समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।